तो फ्रेंड्स वेलकम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसकी बार बार आपसे मुझे क्वेरी आ रही है, वो है OFS, ऑफर फॉर सेल एंड बल्क डील। क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है, ऐसे में कॉर्पोरेट एक्शन, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी और यहाँ तक कि मैनेजमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट मार्केट में बढ़ जाता है और एक्टिविटी बढ़ जाती है, और वो भी किसी न किसी तरीके से फंड्स इकट्ठा करने में लग जाते हैं जिससे उनका बिजनेस बढ़ सके या अपना स्टेक सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए उनके पास दो तरीके होते हैं, एक तो होता है ऑफर फॉर सेल और दूसरा होता है बल्क डील। बल्क डील में कोई भी बड़ा इन्वेस्टर बेच सकता है, इसकी हम बात करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन आज बात करते हैं ऑफर फॉर सेल। ये ऑफर फॉर सेल में क्यों आता है, कब आता है, कैसे आता है, और हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट करके फायदा उठा सकते हैं, पूरी बात होगी इस वीडियो में, तो बने रहिएगा। यदि मैं सिंपल वर्ड में कहूं तो ऑफर फॉर सेल छोटा आईपीओ या आईपीओ का प्रोसेस किए बिना अपने स्टेक को बेच देना, यही ऑफर फॉर सेल है। इसकी जरूरत कब पड़ी? सन 2012 में सेबी एक रूल लेके आई कि प्रमोटर्स मैक्सिमम 75% होल्डिंग उस कंपनी में होल्ड कर सकते हैं जो पब्लिकली लिस्टेड होगी, यानी कि मिनिमम 25% होल्डिंग मार्केट में होनी चाहिए, रिटेलर्स के पास होनी चाहिए या पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। तो ऐसे केस में जब ये कंपलसरी कर दिया गया, तो यदि किसी मैनेजमेंट के पास 90% होल्डिंग थी तो उसको 15% मार्केट में बेचना था, किसी के पास 85% होल्डिंग थी तो उसको कम से कम 10% मार्केट में बेचना था, और वो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के थ्रू आया करती थी, जिसका एक लंबा प्रोसेस हुआ करता था। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने एक गली निकाली जिसका नाम था ऑफर फॉर सेल। तो आज ये ऑफर फॉर सेल एक रेगुलर फीचर बन गया है बाजार का, और हम अक्सर देखते हैं हर महीने में 5-10 OFS आपके पास आते हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और यहां तक कि कोई भी कंपनी का शेयर होल्डर भी ऑफर फॉर सेल लाकर अपना स्टेक बेच सकता है। अब आप कहेंगे कि यार मेरे पास भी रिलायंस के 2000 शेयर पड़े हैं, मैं भी मेरा ऑफर फॉर सेल ले आऊं? तो नहीं, यहां एक लिमिट डाल दी गई। यदि आप कंपनी में 10% या इससे ज्यादा होल्डिंग रखते हैं तो आप ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी के स्टॉक्स को, अपने स्टॉक को मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये पूरा OFS के बैकग्राउंड था। ऑफर फॉर सेल लाने का रीजन तो, ओरिजिनल रीजन तो वो था, लेकिन आज इसका रीजन क्या है? जब भी किसी प्रमोटर को या किसी बड़े शेयर होल्डर को बड़ा चंक बेचना हो तो उसको स्क्रीन पर बेचने की जगह वो पहले से इस तरह का प्रोसेस बनाकर ऑफर फॉर सेल लाकर कंपनी मार्केट में बेच सकता है। और इससे एक और क्या फायदा होता है कि पहले क्या हुआ करता था कि जब भी कोई लिस्टेड कंपनी अपना स्टेक बेचना होता था तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाना पड़ता था, यानी कि उसको पूरे पब्लिक ऑफर की आईपीओ की प्रोसेस करनी हुआ करती थी। जबकि इससे सबसे ज्यादा दिक्कत आने लगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि वो जब आईपीओ, जैसे सपोज उसका लिस्टिंग अथॉरिटी का शेयर लिस्टेड है और उसको कुछ 5-10% और स्टेक बेचना होता था बजट डेफिसिट को कम करने के लिए, तो उसको एक आध महीने का प्रोसेस करना पड़ता था फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाने के लिए, और उस समय तक भाव चेंज होया करता था। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने भी क्या किया, वो भी ऑफर फॉर सेल लाने लगी और अपने स्टॉक्स को इस तरह से बेचने में लगी। आपको ध्यान होगा CPSE ETF लिस्टेड था, और यहाँ लिस्टेड होने से पहले भी कंपनी, जब गवर्नमेंट ने देखा कि ये 5-7 कंपनीज के शेयर्स मुझे एक साथ बेचने हैं और इमीडिएट पैसा चाहिए, तो वो CPSE ETF का एक बल्क लॉट लेके आ गई और पूरा ETF बनाकर मार्केट में एज इट इज बेच दिया, जिसमें 7-8 तरह के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टॉक्स थे। तो जब से ये ऑफर फॉर सेल आने चालू हुए तब से आपने देखा होगा FPO यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आने बिल्कुल बंद हो गए। और हाँ, गवर्नमेंट इसमें क्यों इन्वॉल्व हुई? क्योंकि ऑफर फॉर सेल का सारा पैसा किसके पास जाता है? जब कोई भी ऑफर फॉर सेल आता है तो उसका पैसा कंपनी के पास नहीं जाता है, बल्कि जो सेल करता है, जो ऑफर लेके आया है, चाहे वो प्रमोटर हो या बड़ा शेयर होल्डर हो, उसके पास जाता है, यानी कि प्रमोटर के पास जाता है। जब गवर्नमेंट ये शेयर बेचती थी तो गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट पैसा आता था, और बड़ा पैसा बहुत जल्दी इकट्ठा होने का एक आसान तरीका हो गया। इसलिए आजकल FPO बंद हो गए और जो भी आ रहे हैं ऑफर फॉर सेल आ रहे हैं। हम और आप IPO इन्वेस्टर हैं या बनना चाहते हैं, तो ऐसे में इस चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और साथ में इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट किया जाता है ये जानकारी होगी तो हम इसका बेनिफिट भी उठा सकते हैं। तो डिटेल में हम आगे बात करते हैं। अब हम जानते हैं कि ऑफर फॉर सेल का प्रोसेस क्या है। आज यदि किसी कंपनी को या मैनेजमेंट को या शेयर होल्डर को ऑफर फॉर सेल लाना होता है तो उसको कम से कम 2 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज में नोटिफाई करना होता है
कि वो इतनी तारीख को ऑफर फॉर सेल लेके आ रही है। जैसा हम देखते हैं कि सपोज 3 जनवरी को किसी कंपनी को ऑफर फॉर सेल लेके आना है, तो वो उसको 1 जनवरी तक सेबी में ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि मैं इतनी क्वांटिटी का ऑफर फॉर सेल लेना चाह रहा हूँ, इसकी प्राइस ये रखना चाह रहा हूँ या प्राइस बैंड ये रखना चाह रहा हूँ, इसमें इतने शेयर्स होंगे जिसमें से मिनिमम कितने परसेंट शेयर होल्डर कोटा का होगा और कितने परसेंट HNI नॉन रिटेल इन्वेस्टर का होगा, ये उसको डिफाइन करना होगा। यानी इंस्टीट्यूशनल बायर और रिटेलर्स का कितना कितना कोटा होगा, क्या रिटेलर्स को कोई डिस्काउंट दिया गया है और कितनी तारीख को ऑफर खोलने वाला है और रिटेल का कितनी तारीख को खुलेगा, क्या बंद होने का टाइमिंग क्या रहेगी, ये सारी चीजें पूरी डिटेल से स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट करना होता है। इसमें स्टॉक एक्सचेंज को ये इन्फॉर्म करना होता है कि किस फ्लोर प्राइस पर ऑफर फॉर सेल आएगा। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में जिस दिन ऑफर फॉर सेल है उस दिन वो शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे बिकने के लिए और मॉर्निंग में 9:15 बजे से लेकर शाम को 3:30 बजे तक मार्केट आवर में उसमें अलग अलग लोग बिड कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि फ्लोर प्राइस और इसका डिसीजन कैसे होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज के पास जब 2 दिन पहले इंफॉर्मेशन आती है तो वो पब्लिक में वो इंफॉर्मेशन डाल देती है या स्टॉक एक्सचेंज की न्यूज़ में वो इंफॉर्मेशन आती है कि इतनी तारीख को इस कंपनी का ऑफर फॉर सेल आ रहा है, इतने बजे खुलेगा, इसका फ्लोर प्राइस ये है और इस तरह की पूरी इंफॉर्मेशन डालकर स्टॉक एक्सचेंज नोटिफाई कर देती है सभी मार्केट में या इस चीज को मार्केट में डाल देती है, फैला देती है। इसमें एक और बात ध्यान देने की है कि 1 दिन 2 दिन का ये ऑफर फॉर सेल होता है आजकल। पहले जो होता था उसको मैं भूल जाते हैं हम लोग, आज का प्रोसेस देख रहे हैं। 2 दिन का ऑफर फॉर सेल होता है। पहले जब नॉन रिटेलर्स यानी कि इंस्टीट्यूशंस या HNI का होता है, उस दिन जो फ्लोर प्राइस है उस प्राइस पर या उससे ऊपर इंस्टीट्यूशंस बिड कर सकती है या प्राइस लगा सकती है। सपोज 10, 20, 50 इंस्टीट्यूशंस ने या HNI ने बिड किया तो 70 रुपए सपोज इसका फ्लोर प्राइस है, तो वो 70 से लेकर ऊपर तक कोई भी भाव में बिड लगा सकती है। तो ये बिड के अकॉर्डिंग प्राइस प्रायोरिटी से उसको शेयर अलॉटमेंट होते हैं। तो ये प्राइस प्रायोरिटी क्या हुई, अब हम इसको इस तरह से एग्जांपल लेते हैं कि 70 रुपए फ्लोर प्राइस है और इन्वेस्टर्स ने, इंस्टीट्यूशंस ने बिड स्टार्ट की और किसी ने 70 रुपए से लेकर और 75 रुपए तक बिडिंग आई, तो ऐसे केस में सबसे पहले 75 वाले को दिया जाएगा, फिर 74 वाले को दिया जाएगा, फिर 73 वाले को दिया जाएगा। जिसकी हाईएस्ट प्राइस है उसको पहले दिया जाएगा। और सपोज 10 लाख शेयर हैं इसमें ऑफर में, तो वो 10 लाख शेयर जहां पूरे हो गए वहां तक के लोगों को अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। सपोज 75 रुपए से लेकर 72 रुपए तक 10 लाख शेयर के एप्लीकेंट आ गए, तो वो 72 रुपए तक को दे देंगे और उससे नीचे जिसकी बिड आई उसको अलॉटमेंट नहीं मिलता है। तो ऐसे केस में ये हो गया इंस्टीट्यूशनल का केस। यहां आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यदि किसी ने 72 रुपए में जो एप्लीकेशन लगाई वो एप्लीकेशन 10 लाख से ज्यादा की हो गई, तो 72 रुपए 5 पैसे वालों को तो पूरा अलॉटमेंट आ जाएगा और सिर्फ 72 यदि कट ऑफ प्राइस गई है तो उस पर प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट मिल जाएगा। जिसने जितना लगाया होगा उसके प्रोपोर्शनेट में अलॉटमेंट हो जाएगा। इस तरह से टोटल अलॉटमेंट हो जाता है। ये तो होगा इंस्टीट्यूशनल और HNI कोटा। अब जिस दिन इंस्टीट्यूशनल और HNI कोटा हो जाता है उसके नेक्स्ट डे रिटेल के लिए खुलता है। अब जब सेकेंड डे रिटेल के लिए खुला तो रिटेल के लिए फ्लोर प्राइस या कट ऑफ प्राइस वो हो जाती है जो कट ऑफ इंस्टीट्यूशनल के लिए गई है। हमारे इस एग्जांपल में क्या हुआ, फ्लोर प्राइस 70 रुपए थी और कट ऑफ प्राइस 72 रुपए गई है, तो रिटेल 72 से नीचे नहीं ले सकते हैं, उसको मिनिमम 72 लगाना पड़ेगा। यहां एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि रिटेलर्स उसे कहा जाता है जो 2 लाख से कम की बिड लगाते हैं। तो जब सेकेंड डे आप बिड लगाएंगे तो 2 लाख से कम की ही लगानी होती है और वही रिटेल में काउंट होगा। सपोज रिटेल का डिस्काउंट अलग है और कट ऑफ प्राइस गई है 72 रुपए, तो यदि सपोज उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट दिया हुआ है तो आपको अलॉटमेंट 72 में यदि लगाओगे, 72 में आता है तो भी आपको वहां से 1 रुपए डिस्काउंट दिया जाएगा। सपोज आपने बिड 75 लगाई तो आपको 74 में अलॉटमेंट होगा 1 रुपए डिस्काउंट करके। तो इसलिए जब भी रिटेल लगाएं इस बात को ध्यान रखें कि आपको एक्चुअल में यदि कोई डिस्काउंट भी है तो वो आपको अलग से मिलेगा एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स। तो यहाँ जो मैं अक्सर कहता हूँ कि रिटेल के लिए सेबी कई फायदे दे रखी है जिसका हमें फायदा उठाना चाहिए। तो आप भी इस रिटेल इन्वेस्टर में फायदा उठाने के लिए इस प्रोसेस को पूरा ढंग से सुनिएगा। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है, हर ऑफर फॉर सेल में सेबी की तरफ से ये कहा गया है कि मिनिमम 10% स्टेक रिटेलर्स को देना होगा।
जबकि मैक्सिमम 20% तक जा सकती है। जबकि आपको ध्यान होगा आईपीओ के वीडियो में हमने बात की थी कि 35% रिटेलर्स को देना होता है, यहाँ कंपेरेटिवली कम स्टेक भी दिया जा सकता है, 10 से 20%। जनरली आजकल मैंने प्रैक्टिस क्या देखी है कि रिटेल को सिर्फ 10% ही देते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट डे पर चला जाता है, जबकि इंस्टीट्यूशंस और एचएनआई पहले दिन ले लेते हैं, तो वो पहले दिन ही सब्सक्राइब होकर वो मैनेजमेंट या प्रमोटर फ्री हो जाता है कि मेरा माल बिक जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये पूरा प्रोसेस तो हमने समझ लिया, एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम इसमें फायदा कैसे उठाएं? तो यहाँ आपको फायदा उठाने के लिए नंबर 1 आपको चाहिए डीमेट अकाउंट। वो 2 लाख रुपए से कम लगाना है, तो जितने ज्यादा डीमेट अकाउंट में आप लगा पाएंगे उतना ही आपके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फायदा या बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो आपको अपने सारे फैमिली मेंबर्स के लिए डीमेट अकाउंट खोलने हैं, जैसा कि हम आईपीओ पे भी कई बार बात कर चुके हैं। यदि आपको रियल प्रोफेशनल आईपीओ इन्वेस्टर बनना है तो आपको 10 डीमेट अकाउंट अपने और अपने फैमिली मेंबर के खोलने हैं। तो वो डीमेट अकाउंट ही यहाँ काम आएंगे और हर अकाउंट में आपको 2-2 लाख से कम की एप्लीकेशन लगानी है। जब आप बिड करेंगे तो आपने पास 2 ऑप्शन होंगे, एक तो प्राइस डाल सकते हैं आपकी 72 रुपये 10 पैसा, 73 रुपये 10 पैसा, 75 रुपये, 77 रुपये, कोई भी प्राइस डाल सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है कट ऑफ। यहाँ आप ध्यान रखें, कभी भी कट ऑफ नहीं डालें। यदि आपने कट ऑफ प्राइस डाली है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले दिन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की रेट थी वो आप प्राइस डाल रहे हैं, यानी कि 72 रुपये डाल रहे हैं। तो ये आप डालने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ कट ऑफ नहीं डालनी है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ जो रिटेलर की जो प्राइस जाएगी वो हमारी कट ऑफ प्राइस हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 72 रुपये होता है कट ऑफ प्राइस, इसलिए आपको इसमें हमेशा और हमेशा प्राइस डालनी है, कट ऑफ बिल्कुल नहीं डालनी है, जैसा कि हम आईपीओ में डाल देते हैं। तो दूसरी बात, 10 डीमेट अकाउंट आपके पास है, यदि नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जरा खोल लीजिएगा, क्योंकि यदि आप इस लिंक से खोलेंगे तो कोई ना कोई फायदा आपको जरूर हम देंगे, वो मैं अनाउंस करूंगा नए साल में। ये अकाउंट यदि आपने आज भी खोल लिया होगा तो आप चिंता मत करिए, आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। उसका प्रोसेस और रीजन और किस तरह से मैं फायदा दूंगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो पहले आपको डीमेट अकाउंट, दूसरा चाहिए आपके पास क्लियर 2 लाख रुपए फंड चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। तीसरा, टाइमिंग रहेगी 9:15 जो बाजार खुलने का टाइम है, और 3:30 तक आप बिड डाल सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। बिड कहाँ डालेंगे? तो यदि आपके पास जीरोधा या एंजल इस तरह के कोई ऑनलाइन ब्रोकर्स है जिनके लिंक नीचे दिए हुए हैं, तो उनके मोबाइल एप्लीकेशन में कॉर्पोरेट एक्शन के ऑप्शन में ऑफर फॉर सेल और बाईबैक, ये सारे ऑप्शंस वहां मिल जाते हैं। वहां आपको ऑफर फॉर सेल सेलेक्ट करना है और वहां जाकर अपनी क्वांटिटी और रेट डाल देनी है। इस तरह से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब वो रेट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? जी हाँ, हम जो लोग हैं, जहां हमारे पास मेन टर्मिनल होता है, तो हम 3:30 तक भी मॉडिफाई कर सकते हैं जब तक कि बाजार खुला हुआ है। लेकिन आपके केस में यदि आपने मोबाइल एप्लीकेशन से लगाया है तो हो सकता है अलग अलग ब्रोकर की अलग अलग कट ऑफ टाइम दे रखा होगा, क्योंकि उनको भी वो सारे डील्स ऑफर में एक्सचेंज में सबमिट करनी होती है। तो कई लोग 2 बजे तक करते हैं, कई 3 तक करते हैं, कई 3:15 तक करते हैं। तो जब भी ये आप करें तो आप देख लें कि आपके ब्रोकर के यहाँ कट ऑफ टाइम क्या है, उस समय तक आप बिड को मॉडिफाई करते हैं। तो इसमें आपने एक बात देख ली कि आपको कट ऑफ नहीं डालना है, दूसरा इसमें मार्केट ऑर्डर भी नहीं डाला जाता है, क्योंकि ये हमेशा प्राइस में ही डालना है। अब क्वेश्चन ये होता है कि हम कैसे पता करें कि हमें क्या प्राइस डालनी है? तो इसके लिए आपको पहले दिन QIB और HNI का रेस्पॉन्स देखना है और उन्होंने क्या भाव लिया है। सपोज उन्होंने 72 में लिया है, लेकिन 72 फ्लोर प्राइस थी, तो 70 तक लेने वाले कितने लोग थे, यानी कि ये OFS कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ, ये आपको एक इंडिकेशन देगा कि इसकी डिमांड है। और यदि जिनको नहीं मिला वो सेकेंडरी मार्केट में परचेज करने भी आएंगे। क्यों? क्योंकि उस दिन जिस दिन चांस था उनको 72 तक वालों को मिल गया, लेकिन नीचे वाले कोई 10-20 पैसे के लिए छोड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन कोई तो प्राइस डालनी होती है, तो वो माल लेने के लिए मार्केट में आएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। यदि वहाँ रेस्पॉन्स कम है तो जरूरी हो सकता है कि हम अप्लाई न करें। दूसरी बात, हम डिसीजन कैसे लें कि क्या प्राइस पे डालना है? तो दूसरे दिन, जिस दिन आप ऑफर फॉर सेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस दिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास डिलीवरी आ चुकी होती है और वो मार्केट में बेच सकता है यदि वो चाहे तो वहां प्राइस डिस्कवरी में उनकी सेलिंग भी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो हमें पूरे दिन भर देखना है
कि क्या प्राइस चल रहा है, उससे 3-4% नीचे हम बाई करने की कोशिश करते हैं। जनरली मैं डिसाइड करता हूं 2 से 3 के बीच में कि कितना रेस्पॉन्स आ गया है और क्या प्राइस डालनी चाहिए, मार्केट में क्या प्राइस चल रही है और इंडिकेटिव प्राइस अभी तक स्टॉक एक्सचेंज में क्या चल रही है। आप कहेंगे इंडिकेटिव प्राइस क्या है, तो इंडिकेटिव प्राइस क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे हम जाते हैं, वहां ऑफर फॉर सेल हम देखते हैं और जिस इश्यू का ऑफर फॉर सेल में हम पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उसको क्लिक करते हैं, तो वहां पर हमें पता लगता है कि रिटेल का कोटा कितने था और उसमें से कितने की बिड आ गई, यानी कितने टाइम बिड आ गई और उसका इंडिकेटिव प्राइस की किस प्रोबेबल किस प्राइस पर अलॉटमेंट होने की उम्मीद है। तो हो सकता है 72 हमारे लिए कट ऑफ प्राइस थी, 73 पर हमें अलॉटमेंट मिले, तो हम उसके अकॉर्डिंग उससे डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जनरली कई बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा रखते हैं वो बेच फाइल बना के रखते हैं और 3 बजे बाद में छोड़ते हैं। तो मैं जनरली डिसाइड करता हूँ 2 से 3:15 के बीच में कि मुझे क्या प्राइस लगानी है और इसका बेसिस होता है 2 कि नंबर 1 की इंडिकेटिव प्राइस क्या चल रही है, नंबर 2 मार्केट प्राइस क्या चल रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है, आप पूछेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि क्या भाव में लगाएं। पहली बात तो मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया जो प्रोसेस होना चाहिए। दूसरी बात, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, आपको पता ही है, आपने ज्वाइन कर रखा है। वहां पर जनरली मैं डाल देता हूं कि मैं क्या भाव लगा रहा हूं या मुझे क्या लग रहा है या अभी तक रेस्पॉन्स क्या आया है। यदि आप बीएससी की वेबसाइट पर नहीं पहुंच पाए तो भी वहां आप देख सकते हैं कि क्या रेस्पॉन्स आया है, कितना इंडिकेटिव प्राइस चल रहा है, मार्केट प्राइस में कितना डिफरेंस है और हमें क्या भाव अलॉटमेंट आने की प्रोबेबिलिटी है। ये सब चीजें मैं वहां डाल देता हूं। यदि व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, जहां हम डिटेल में इस बारे में बात कर सकते हैं। अब सपोज आपने रेट डाल दी 74 रुपये 50 पैसा और कट ऑफ प्राइस गया है 73 रुपये, तो आपको रेट किस रेट पे अलॉटमेंट आएगा? 74 रुपये 50 पैसे में आएगा, कट ऑफ प्राइस में नहीं आएगा। जिसने 73 रुपये 60 पैसे डाला उसको 60 पैसे में अलॉटमेंट आएगा, जिसने 50 डाला होगा 50 पे आएगा और 50 वाले को जनरली प्रोपोर्शनेट आता है। क्यों? क्योंकि उस पर कट ऑफ उस प्राइस पर कई लोगों का एप्लीकेशंस हो सकती हैं या बिडिंग हो सकती है, तो उसको प्रोपोर्शनेट में बांट दिया जाता है। तो जनरली मैं 10-5 पैसे ऊपर लेने की सोचता हूं कि जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए उतना आ जावे। अब आपने ये देख लिया कि अलॉटमेंट आपके पास आ चुका है, चाहे वो 73.50 में आया हो या 74.50 में आ चुका है, आपको बेनिफिट क्या होगा? तो जनरली मेरा इसमें रूल ये होता है कि वही 15 मिनट का हम रूल लगाते हैं कि नेक्स्ट डे मार्केट खुलने के 15 मिनट यानी कि 9:15 पे बाजार खुलता है, 9:15 से लेकर 9:30 के बीच में मैं सेल को उन स्टॉक्स को सेल करता हूं। और क्या मेरी एक्सपेक्टेशन होती है? मेरी जनरली इसमें 2 से 4% कमाने की एक्सपेक्टेशन होती है। यानी कि यदि 94 रुपये 50 पैसे में मुझे अलॉटमेंट आया तो मैं चाहता हूं कि 97-98 में मेरा बिक जाए और एक दिन के इस प्रोसेस में 2 से 3% पैसा बच जाए। बस इतना सा ही मेरी एक्सपेक्टेशन होती है। उसके बाद में शेयर तेज जाएगा मंदा जाएगा वो मेरा बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एज ए आईपीओ इन्वेस्टर तेजी मंदी करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम एज ए आईपीओ इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ उस बेनिफिट को लेना है जो शॉर्ट टर्म में हमें कैश को हाथ में रखने का बेनिफिट मिल सके। अब यहां पर एक और ट्रिक है या एक और चीज हमें ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन उस पे मैं जाऊं इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तो आपको इस तरह की नोटिफिकेशन और न्यूज हमेशा मिलती रहेगी। वो क्या है कि अभी हमने बात की प्राइस प्रायोरिटी के हिसाब से अलॉटमेंट होता है, लेकिन कभी कभी ये हमें जब उसका एक्सचेंज के नोटिस पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि क्या प्राइस प्रायोरिटी है। इसमें दूसरा तरीका भी होता है, वो होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। इस केस में क्या होता है कि 72 रुपये जो फ्लोर प्राइस है उससे ऊपर जिसने भी बिड किया हो उन सबको प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट दिया जाता है। हमें ये पता कैसे लगेगा कि प्रोपोर्शनेट है या प्राइस प्रायोरिटी पे अलॉटमेंट होगा? तो ये स्टॉक एक्सचेंज का सर्कुलर देखने पे हमें पता लग जाएगा कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे इशू आ रहा है। तो जनरली आजकल प्राइस प्रायोरिटी आ रही है, तो आप पूछेंगे कि ये पता कैसे लगता है कि प्राइस प्रायोरिटी है या फिर प्रोपोर्शनेट है? स्टॉक एक्सचेंज का जो सर्कुलर आता है उसमें क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि कब डिलीवरी आएगी, प्राइस प्रायोरिटी है या ये, वो देखकर हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप चैनल में मिल जाती है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट आता है तो आपने चाहे 94 लगाया हो या 98 लगाया हो, आपको प्रोपोर्शनेट ही अलॉटमेंट मिलने वाला है। और जनरली प्रोपोर्शनेट के केस में
जो फ्लोर प्राइस होती है उसी प्राइस पर अलॉटमेंट दिया जाता है, जैसा कि रिलायंस पावर के ऑफर फॉर सेल में हुआ था। और वही एकमात्र ऐसा इश्यू आया था जिसमें प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट दिया गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि इसकी डिलीवरी हमें कब आएगी, कब, ये भी हमें सर्कुलर देख के ही पता लगता है कि डिलीवरी कब आ गई। जनरली आजकल T+1 में डिलीवरी आ रही है, यानी कि आज आप ऑफर फॉर सेल में बाई करेंगे तो नेक्स्ट डे आपकी डिलीवरी आएगी और उसी नेक्स्ट डे ही आप बेच पाते हैं। कभी कभी ऐसा इशू भी आ जाता है जिसमें T+0 में डिलीवरी आई है हमारे पास और हमने उसी दिन बेच दिया है क्योंकि शाम तक डिलीवरी आ गई और नेक्स्ट डे उसका डिलीवरी लग भी जाती है और ऐसे में बहुत बड़ा 10% जैसा बेनिफिट भी हमें हुआ है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सर्कुलर देख लें और ये क्लियर कर लें कि T+1 की डिलीवरी आएगी। तो चूंकि T+1 पे आज डिलीवरी आती है तो नेक्स्ट डे आप ओपनिंग में 15 मिनट में बेच सकते हैं। ये टोटल वो वीडियो हुआ जिसमें आपको मैंने OFS से रिलेटेड सारी बातें डिटेल से बता दी है कि किस तरह से क्यों आता है और किस तरह से हमें पार्टिसिपेट करना है और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है एज ए IPO इन्वेस्टर। आप मेरे ये जो इंपॉर्टेंट वीडियो हैं ये जरूर देख लें, बल्कि सेव करके रख लें, क्योंकि जब भी इस तरह की रीजन से हम कोई बात बताते हैं आपको या व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए मैं किस माइंडसेट से बात कर रहा हूँ, कितने टाइम होराइजन के लिए बात कर रहा हूँ, क्या गोल है मेरा गोल ये नहीं है कि मैं OFS में शेयर लूँ और 1 साल तक रखूँ, वो मेरा गोल नहीं है। एज ए IPO इन्वेस्टर यहाँ भी 15 मिनट का रूल अप्लाई करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और एज ए इन्वेस्टर आपकी लाइफ में क्या वैल्यू एड कर पाया तो जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में रह गया हो तो नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका रिप्लाई देने की मैं कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।